नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी दिसंबर 2025 तक ग्लोबल एनवायरमेंटल डेटा स्ट्रेटजी यानी GEDS को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। यह रणनीति जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कम होती जैव विविधता जैसी समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद हाई क्वालिटी वाला एनवायरमेंटल डेटा उपलब्ध कराना है ताकि सही फैसले लिए जा सकें। इसमें 5 पिलर हैं: डेटा की गुणवत्ता, डेटा प्रबंधन, डेटा साझा करने की सुविधा, सभी के लिए डेटा उपलब्धता और क्षमता निर्माण। यह रणनीति पर्यावरणीय नीतियों को मजबूत करेगी, दुनिया भर के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाएगी और नई तकनीकों के विकास में मदद करेगी। इंडियन नेवी ने तवास्य नामक एक युद्धपोत लॉन्च किया। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने रूस के सहयोग से तैयार किया है। यह एक मॉडर्न स्टील युद्धपोत है जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। इसकी लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 15.2 मीटर और वजन 3600 टन है। यह 28 नॉट की रफ्तार से चल सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, मॉडर्न सेंसर, सोनार और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हैं। यह जल, हवा और पानी के अंदर युद्ध करने में सक्षम है। आपको बता दें कि इस युद्धपोत का नाम भीम की गदा तवास्य के नाम पर रखा गया है, जो ताकत और दृढ़ता का प्रतीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत और रूस मिलकर कुल 4 स्टील युद्धपोत बना रहे हैं, जिनमें से एक त्रिपुट पहले ही बनाया जा चुका है। मिजोरम ने पहली बार एंथूरियम फूलों का निर्यात सिंगापुर को किया। एंथूरियम जो एरेसी परिवार का पौधा है, अमेरिका का मूल निवासी पौधा है, लेकिन मिजोरम और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और मिजोरम में हर साल एंथूरियम महोत्सव भी मनाया जाता है। इन पौधों के फूल लाल, गुलाबी और नारंगी रंगों के होते हैं। ये छोटे छोटे बेर जैसे फल बनाते हैं जिनमें बीज होते हैं, लेकिन इनमें कैल्शियम ऑक्सलेट न होने के कारण ये जहरीले होते हैं। एंथूरियम फूल भारत के फूलों के व्यापार में अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे 2023-24 में $86.62 मिलियन की कमाई हुई। इसके अलावा भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी इन फूलों की खेती होती है। भारत इन्हें अमेरिका, नीदरलैंड, UAE, UK और कनाडा को निर्यात भी करता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के जॉर्ज 6 आइस शेल्फ के नीचे इकोलॉजिकल सिस्टम की खोज की है, जो यूनेस्को के चैलेंजर 150 अभियान का हिस्सा है। चैलेंजर 150 अभियान वैश्विक स्तर पर गहरे समुद्र में शोध करने के लिए एक ग्लोबल मिशन है। खोजे गए इस नए इकोलॉजिकल सिस्टम में विशाल समुद्री मकड़ियां, ऑक्टोपस, मूंगा और एक बड़ी जेलीफिश मिली है। ये इलाके अब तक 150 मीटर से ज्यादा मोटी बर्फ के नीचे छिपे हुए थे। यह खोज दिखाती है कि जीवन कठिन परिस्थितियों में भी संभव है और इससे ये भी पता चल सकता है कि इतनी मोटी बर्फ के नीचे पोषक तत्व कैसे पहुंचते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन से सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर बूथवार मतदान डेटा यानी फॉर्म 17C तुरंत प्रकाशित करने की मांग की गई है। फॉर्म 17C एक जरूरी चुनावी दस्तावेज है, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र का मतदान विवरण और चुनाव परिणाम का रिकॉर्ड होता है। इसमें 2 भाग होते हैं। भाग 1 में कुल मतदाताओं की संख्या, डाले गए वोट, मतदाता सूची और EVM की जानकारी होती है, जबकि भाग 2 में प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की गिनती होती है। इसे 1961 के चुनाव नियमों और 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बनाया जाता है। मतदान के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर भाग 1 भरकर सील करता है और मतगणना के दिन रिटर्निंग ऑफिसर भाग 2 भरकर सत्यापित करता है। यह चुनाव में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है और धोखाधड़ी को रोकता है। 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप ऐतिहासिक रहा, क्योंकि यह पहली बार एशिया के बाहर आयोजित हुआ था। फाइनल मुकाबला जो इंग्लैंड के वुल्वरहैम्पटन में हुआ, इसमें इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीमें फाइनल में पहुंची, लेकिन दोनों टीमें भारत से हार गईं। फाइनल मैच में भारत की महिला टीम ने 57-34 और पुरुषों की टीम ने 44-41 के अंतर से खिताब अपने नाम किया। भारत ने एक बार फिर साबित किया कि उसकी पुरुष और महिला कबड्डी की टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीम है। इस जीत ने एक बार फिर भारत की कबड्डी में बादशाहत को साबित कर दिया है। नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युग युगेन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाएगा। यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसका मकसद नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को नया रूप देना है। यह क्षेत्र रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक फैला है। इसे सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इस नए संग्रहालय को बनाने के लिए भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस के म्यूजियम डेवलपमेंट के बीच समझौता हुआ है। यह भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता को दिखाएगा, लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट का बजट और समय सीमा तय नहीं हुआ है।
वैज्ञानिकों ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड से बना क्रेटर खोजा है। यह क्रेटर 3.5 अरब साल पुराना है। यह अब तक का खोजा गया सबसे पुराना क्रेटर है। यह खोज इस सिद्धांत का समर्थन करती है कि उल्कापिंडों की टक्कर से ही पृथ्वी पर महाद्वीप बने। दरअसल पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें 3 अरब साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये आधुनिक महाद्वीपों के केंद्र में पाई जाती हैं, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये चट्टानें कैसे बनी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये गर्म लावा की परतों से बनी, कुछ का मानना है कि ये टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनी। लेकिन हालिया शोध बताता है कि जब उल्कापिंड टकराए तो बड़े पैमाने पर चट्टानें पिघल गईं। इससे ज्वालामुखीय पदार्थ बाहर आ गए और ठंडा होकर धीरे धीरे महाद्वीपीय चट्टानों में बदल गए। सिलिकोसिस एक फेफड़ों से संबंधित लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसे केवल शुरुआत में पूरी तरह से रोका जा सकता है। सिलिकोसिस ज्यादा सिलिका वाली धूल में सांस लेने से होता है। ये खदानों, निर्माण कार्य, पत्थर काटने, कांच और सिरेमिक उद्योग में बड़ा खतरा है। दरअसल अभी इस बीमारी के डायग्नोज का तरीका पुराना है, जिससे इस बीमारी का पता देर से चलता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक नया ब्रीथ टेस्ट डेवलप किया, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिनटों में सिलिकोसिस का पता लगाया जा सकता है। यह 90% से ज्यादा सटीक और गैर इन्वेजिव है, यानी ऐसा तरीका जिसमें शरीर के अंदर किसी सर्जरी या कट लगाने की जरूरत नहीं होती। भारतीय नौसेना जल्द ही अफ्रीकी देशों के साथ अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट नामक एक बड़ा समुद्री अभ्यास करेगी। यह अभ्यास तंजानिया और भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है और अप्रैल 2025 में तंजानिया के दार एस सलाम में होगा। इसमें 10 देशों के नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। इसमें समुद्री डकैती, खोज और बचाव अभियान, हेलीकॉप्टर संचालन और प्रशिक्षण सत्र किए जाएंगे। साथ ही भारत की सागर और महासागर पहल के तहत नौसेना IOS सागर नामक एक और मिशन शुरू कर रही है। इसके तहत INS सुनैना जहाज को अफ्रीकी और हिंद महासागर से लगे देशों के बंदरगाहों पर भेजा जाएगा, जिसका मकसद क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर TNBC के इलाज के लिए माइक्रो आयरन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स डेवलप कर रहे हैं। यह कैंसर बहुत खतरनाक होता है और आम इलाज से ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें वे प्रोटीन नहीं होते जिन पर दवाएं असर करती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने नैनो एडजुवेंट्स बनाए हैं, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ये माइक्रो पार्टिकल्स T कोशिकाओं को मजबूत करते हैं, जिससे वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट कर सके। उम्मीद है कि यह खोज ओवरी कैंसर जैसे दूसरे कॉम्प्लेक्स कैंसर्स के इलाज में मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप UPSC एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत सरकार ने माता कर्मा के 1009वें जन्मोत्सव पर एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। इस डाक टिकट में उन्हें भगवान कृष्ण को खिचड़ी अर्पित करते दिखाया गया है। साथ में ओडिशा का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर भी है। माता कर्मा महान संत, समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की भक्त थीं। ऐसा माना जाता है कि वे एक बार जगन्नाथपुरी गई थीं और उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाई। तब से उनकी यह भेंट जगन्नाथ मंदिर की परंपरा में शामिल हो गई। माता कर्मा ने समाज में एकता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने छुआछूत और रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हालिया जारी किए गए इस डाक टिकट को भारत के फिलैटली ब्यूरो और ऑनलाइन www.epostoffice.gov.in से खरीदा जा सकता है। सरकार ने ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी यानी कि समानता शुल्क को 1 अप्रैल 2025 से खत्म करने का फैसला किया है। यह कर 2016 में विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, मेटा और एक्स पर लगाया गया था। यह बदलाव वित्त विधेयक 2025 में किए गए संशोधनों का हिस्सा है। इससे पहले 1 अगस्त 2024 को ई-कॉमर्स लेन देन पर 2% लेवी को भी हटा दिया गया था। यह कदम कर प्रणाली को आसान बनाएगा और हालिया माहौल में अमेरिका की चिंताओं को भी दूर करेगा, ताकि दोनों देश टैरिफ वॉर का शिकार न हो। भारत सरकार द्वारा किए गए ये बदलाव कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनाने और कर कानूनों में पारदर्शिता लाने के लिए किए गए हैं।
सेबी ने विदेशी निवेशकों यानी एफपीआईज के लिए विस्तृत जानकारी देने की सीमा 25,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। अब सिर्फ वे इन्वेस्टर जो 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उन्हें अपने स्वामित्व की जानकारी देनी होगी। ये बदलाव ज्यादा निवेश आकर्षित करने और छोटे निवेशकों पर नियमों का बोझ कम करने के लिए किया गया है। पहले यह नियम शेयर बाजार में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाया गया था, खासकर अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद। लेकिन इसका असर ये हुआ कि सख्त नियमों से बचने के लिए कई विदेशी निवेशकों ने भारत में अपने निवेश घटा दिए। अब इस बदलाव से निवेश बढ़ने, बाजार में स्थिरता आने और नियमों का पालन आसान होने की उम्मीद है। सेबी का कहना है कि इसका मकसद निवेश को बढ़ावा देना है, न कि किसी को डराना। सरकार ने बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया है जो 2019 में लॉन्च किए गए ई विक्रय प्लेटफॉर्म का लेटेस्ट वर्जन है। ये दोनों पोर्टल सरकारी बैंकों की नीलामी को ज्यादा पारदर्शी और आसान करने के लिए बनाए गए हैं। बैंकनेट एक मॉडर्न पोर्टल है जहां सरकारी बैंक अपनी जब्त संपत्तियों की नीलामी करके एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज की वसूली करते हैं। यह एक डिजिटल नीलामी प्रक्रिया है जिसमें ऑटोमेटिक केवाईसी, सुरक्षित भुगतान और बैंक द्वारा सत्यापित संपत्तियों की जानकारी मिलती है। सभी 12 सरकारी बैंक और IBBI यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका उपयोग करते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म से बैंकों को जल्दी वसूली में मदद मिलेगी और संपत्तियों का अधिकतम मूल्य मिल सकेगा। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत के पोत परिवहन मंत्रालय और सिंगापुर के समुद्री एवं बंदरगाह प्राधिकरण के बीच हुआ। यह समझौता डिजिटल तकनीक और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इस सहयोग के तहत दोनों देश डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं पर काम करेंगे, जिसका लक्ष्य सिंगापुर भारत ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर यानी GDSC को स्थापित करना है। इस साझेदारी का उद्देश्य समुद्री परिचालन में कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों और डिजिटल नवाचारों को अपनाने में तेजी लाना है, जिससे इस क्षेत्र में स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा मिले। सरकार सहकार टैक्सी नाम की नई सेवा शुरू करने जा रही है जो ओला और उबर जैसी होगी। इसमें बिना किसी बिचौलिए के ड्राइवर्स अपना वाहन रजिस्टर करा सकेंगे। ये पहल प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन का हिस्सा है। दरअसल यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ओला और उबर पर भेदभावपूर्ण किराए को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ओला और उबर को नोटिस भेजा है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स से अलग अलग किराया वसूला जा रहा है। हालांकि दोनों कंपनियों ने आरोपों से इनकार किया है। इसके अलावा सरकार अनुचित व्यापार नीति के तहत फूड डिलीवरी और टिकट बुकिंग की कीमतों की भी जांच कर रही है। भारतीय नौसेना के लिए 10वीं ACTCM यानी अम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-24 को सूर्यादित्य प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ठाणे ने लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने मार्च 2021 में MSME शिपयार्ड के साथ ऐसे 11 बार्ज बनाने का अनुबंध किया था, जिसमें से अब तक 9 नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। ये बार्ज हथियार, टॉर्पीडो और मिसाइलों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए हैं और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा हैं। इन्हें इंडियन शिप डिजाइन फर्म और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS के सहयोग से बनाया गया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने डेयर टू इरेड TB यानी डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट TB पहल के तहत 10,000 TB जीनोम नमूनों का अनुक्रमण पूरा कर लिया है। यह कार्यक्रम 24 मार्च 2022 को शुरू हुआ था और इसका मकसद दवा प्रतिरोधी TB से लड़ना है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ICMR, CSIR और NTGS यानी इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलांस के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य 32,000 TB बैक्टीरिया का जीनोम अनुक्रमण करना, उनकी आनुवंशिक विविधता की स्टडी करना और बेहतर इलाज को खोजना है। यह पहल TB के प्रसार को समझने और बेहतर स्वास्थ्य समाधान प्रदान करने में मदद करेगी। एम्स दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी MRI स्कैनर लगाया जाएगा। यह मेडिकल उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। इसे समीर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ने बनाया है। इसकी इमेजिंग कैपेसिटी 1.5 टेस्ला है। यह स्कैन एरा मिशन यानी स्वदेशीय चुंबकीय अनुनाद चित्रण एक राष्ट्रीय अभियान के तहत बनाया गया है। MRI में शरीर के अंदरूनी अंगों की 3D इमेजेस बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया और रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क, रीढ़, मांसपेशियों और ट्यूमर जैसी बीमारियों की जांच के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने चेतावनी दी है कि फसलों की विविधता खतरे में है। दुनिया में 6,000 पौधों की प्रजातियां उगाई जाती हैं, लेकिन 60% वैश्विक उत्पादन सिर्फ 9 फसलों जैसे कि चावल, गेहूं और मक्का पर निर्भर है। 128 देशों से लिए गए डेटा के बेस पर पाया गया कि किसानों की 6% फसल किस्में संकट में हैं।
दक्षिण अफ्रीका, कैरेबियन क्षेत्र और पश्चिमी एशिया में यह खतरा सबसे ज्यादा है। भारत में भी 50% से ज्यादा पारंपरिक फसलें खतरे में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खेती और बीज बैंकों में संरक्षण के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि कई देशों में फंड और सुविधाओं की कमी है और जलवायु परिवर्तन से हालात बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। भारत की प्राचीन धरोहर को वापस लाने के लिए संसदीय समिति ने एक हेरिटेज रिपेट्रिएशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह फंड विदेशों में चोरी या अवैध रूप से भेजी गई भारतीय कलाकृतियों को वापस लाने में मदद करेगा। इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत बनाया जाएगा। इस फंड में निजी कंपनियों, अमीर व्यक्तियों और प्रवासी भारतीयों से योगदान लिया जाएगा। यह कानूनी लड़ाई, वार्ता और जरूरी खरीद के लिए वित्तीय सहायता देगा। प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता जांचने के लिए उन्नत तकनीकों जैसे इमेजिंग, DNA परीक्षण और AI डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। यह फंड अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बढ़ावा देगा ताकि भविष्य में सांस्कृतिक विरासत की तस्करी को रोका जा सके। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने गाइया अंतरिक्ष वेधशाला को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। गाइया का फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। गाइया ने हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे का सबसे विस्तृत 3D मानचित्र बनाया था। इस वेधशाला को दिसंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य आकाशगंगा के 2 अरब से अधिक तारों की स्थिति, दूरी और गति को ट्रैक करना था। इसने आकाशगंगा की संरचना में झुकाव और हलचल का पता लगाया। इसके अलावा डार्क ब्लैक होल की खोज की जो केवल अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से पहचाने गए और 1.5 लाख से अधिक क्षुद्र ग्रहों का डेटा इकट्ठा किया। हालांकि गाइया ने केवल 2% आकाशगंगा को मैप किया, लेकिन इसका डेटा भविष्य में नई खोजों में मदद करेगा। ड्रैड नेटवर्क्स ने सिल्वागार्ड नामक एक AI बेस्ड ड्रोन सिस्टम विकसित किया है जो जंगल की आग को जल्दी पहचानने और बुझाने में मदद करता है। इसे बर्लिन स्थित जलवायु तकनीक कंपनी ड्रैड नेटवर्क्स ने बनाया है। इसका उद्देश्य जंगल की आग से होने वाले नुकसान को कम करना और बड़े पैमाने पर CO2 उत्सर्जन को रोकना है। यह ड्रोन सिल्वानेट सेंसर नेटवर्क से जुड़ा होता है जो आग के धुएं या गर्मी को जल्दी पकड़ लेता है। आग का संकेत मिलते ही ड्रोन अपने सौर ऊर्जा से संचालित हैंगर से उड़ान भरता है। इसमें थर्मल कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर लगे होते हैं जो आग का सटीक स्थान बताते हैं। भविष्य में यह ध्वनि तरंगों की मदद से आग बुझाने में भी सक्षम होगा। मलावी में हाथियों के आतंक से प्रभावित समुदायों ने IFAW यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर नामक NGO के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। दरअसल 2022 में मलावी के कुसुंग नेशनल पार्क से 263 हाथियों को मलावी के ही लिवोंडे नेशनल पार्क में लाया गया था। ये काम मलावी सरकार, अफ्रीकन पार्क्स और IFAW द्वारा मिलकर किया गया था, लेकिन हाथियों के गांवों में जाने के कारण 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हुई। इसी नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित समुदायों ने IFAW के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। IFAW एक वैश्विक NGO है जो 1969 में बना था। यह वन्य जीव संरक्षण और पशु कल्याण पर काम करता है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है, मगर पहुंच 40 से ज्यादा देशों में है। यह पशुओं को बचाने, उनके आवास की रक्षा करने और बेहतर नीतियां बनाने में देशों और संस्थाओं की मदद करता है। आज लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पेश किया गया। यह बिल देश के बंदरगाहों को मॉडर्न बनाने और व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मकसद है बंदरगाहों से जुड़े सभी नियमों को एक जगह लाना, राज्य समुद्री बोर्ड बनाकर छोटे बंदरगाहों का बेहतर प्रबंधन करना। इसके अलावा यह बिल बंदरगाहों से जुड़े झगड़ों का तेजी से निपटारा भी करेगा। हालांकि विपक्ष के कुछ नेताओं ने बिल को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह बिल केंद्र को ज्यादा ताकत देगा और राज्यों के अधिकार कम करेगा, जबकि सरकार का दावा है कि यह बिल समुद्री विकास को गति देगा और रोजगार को बढ़ाएगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।